बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। मौज़ूआत आपने देख लिया। आज हमारे स्टूडियो में ख़ास मेहमान हैं जिनका तारुफ मिर्ज़ा साहब कराएंगे। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेमन साहब की एक खुसूसियत ये है कि जब लॉकडाउन बहुत तवील हो गया और हमारे प्रोग्राम में ये आए तो जिस दर्दमंदाना तरीके से इन्होंने अपील की थी उसके बाद में वो लॉकडाउन खुल गया। और वो हम अपने आप को क्रेडिट नहीं लेते हैं, प्रोग्राम तो हमारा था, लेकिन हम ये उनको क्रेडिट देते हैं क्योंकि जिस दर्दमंदाना तरीके से दर्दमंदी के साथ में इन्होंने ताजरों की नुमाइंदगी की, जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान हिल गया। तमाम मैंने हमारा जो सुप्रीम कोर्ट था उसने नोटिस लिया, हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने नोटिस लिया। हम सब के शुक्रगुजार हैं कि इनकी बात को उन्होंने सुना और ये मुकाम हमें ये नसीब हुआ। लेकिन इससे पहले कि हम उनसे गुफ्तगू शुरू करें, हमें दो चार बातें करनी हैं जी। एक तो क्योंकि यानी ये भी करंट मौजू है, क्योंकि जो करंट मौजू होता है, करंट जो प्रोग्राम होते हैं उसका ये मसला होता है कि उसको करंट हालात पे गुफ्तगू करनी होती है, जो भी आज का मामला होता है। और फिर आज शाम को फिर वो डेड हो जाता है वो मामला, तो इसलिए आज से हमें वो करना पड़ता है। एक तो ये है कि हम ये तो खैर ऐसा नहीं है मामला जो कि, लेकिन ये क्योंकि अल्लामा इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब से हमारा जो ताल्लुक़ है वो दो तरह से है। एक तो हमारे अज़ीज़ हैं जो कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के रुकन हैं, चेयरमैन हैं सच टीवी के, हम उनके एडवाइज़र हैं और उनके चैनल उनका है। वो बीमार हो गए हैं, अगरचे वो कोरोना वायरस नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है वो बीमार होने की वजह से कल उनने हमें गुफ्तगू की थी, उस वक्त हम प्रोग्राम कर चुके थे तो हमने वो ज़िक्र नहीं किया था। तो हम तमाम अपने नाज़रीन कराम से और अपने तमाम अहबाब से ये दरख्वास्त करते हैं कि उनके लिए सेहत याबी के लिए उनके लिए दुआ करें, क्योंकि हमारी तरफ से हम कहते हैं कि वो हमारे अज़ीज़ हैं। हमें वो अपना बड़ा भाई कहते हैं, हम उनको बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, क्योंकि जितना उनके अंदर मोहब्बत का जज्बा है, जितना उनके अंदर खुलूस है, पाकिस्तान की मोहब्बत है, इस्लाम के लिए मोहब्बत है। और सबसे अहम बात यह है कि वो जो इस्लामी जो इत्तेहाद के जो दाई हैं, उस हवाले से जो नज़रियाती कौंसिल के मेंबर भी हैं इस्लामी नज़रियाती कौंसिल, तो उस लिहाज से पाकिस्तान का वो एक एसेट हैं। तो उसके लिए हम दुआ सेहत की अपील करते हैं। इसके बाद में जो अहम मौजू है वो हमारे लिए बहुत अहम वो है इस वक्त जो है लद्दाख में चाइना और इंडिया के दरमियान में जो स्टैंड ऑफ है, जो आपस में उनका तसादुम जारी है। उसके बाद में मोदी ने और जो उनका राजनाथ है उसने ये दौरा किया था, ऐलान किया था कि हम वहाँ दौरा करेंगे खुलेआम। फिर इसके बाद में उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी रिस्क है, तो फिर खामोशी से उन्होंने कल जाकर उन्होंने वहाँ दौरा किया है लेह का, और वो एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से उतरे हैं और सीधा वहाँ चले गए हैं ब्रीफिंग रूम में, जो कि अंडरग्राउंड ब्रीफिंग रूम था, बहुत खौफ के आलम के अंदर। तो फिर वहाँ जाकर उनकी ब्रीफिंग हुई और ब्रीफिंग के बाद में अब ये कहा जा रहा है, हमारे पास एक आर्टिकल छपा हुआ है जो 3 जुलाई को लिखा गया है कल ही, यानी तो उसमें भारत कर्नाड हैं जो कि एक बड़े वहाँ के कालम नवीस हैं, तज़िया निगार हैं, यानी हम उनके ऊपर नज़र रखते हैं। यानी पाकिस्तान के जो बहुत ज़्यादा जो लोग इंडिया पर नज़र रखते हैं, उनके तमाम चैनलों पर नज़र रखते हैं, हम भी उनमें से एक हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो दुनिया के मामलात के ऊपर इतनी गहरी नज़र रखते हैं जितना कि हम कोशिश करते हैं। हम गहरी नज़र का दावा नहीं करते हैं, लेकिन बहरहाल तो अब वो सवाल ये कर रहा है बर्नार्ड कर्नाड, क्या हम लिमिटेड वार की एक महदूद जंग की तैयारी कर रहे हैं? तो वो हम उनसे को बता देना चाहते हैं कि वी आर रेडी। हम समझते हैं कि ये बात इमरान खान साहब ने एक एंकर को भी बताई थी कि हम वहाँ के बहुत हालात ख़राब हैं, और हमने कल जो अपना बयानिया दिया है, बहुत स्ट्रॉन्ग बयानिया दिया है। हमने इस्लाम के हवाले से बयानिया दिया है कि तुम्हें क्या चीज़ रोकती है कि मज़लूमों की हिमायत के लिए उठ खड़े हों। यानी सूरह में हमारे मौजूद है, पहले सिपारे में मौजूद है अलिफ लाम मीम के। फिर अजय शुक्ला जो है, जो कि इनका बिज़नेस स्टैंडर्ड में लिखता है, उसने 4 मई को लिखा, मैंने कल इन्होंने तो परसों लिखा था। तो लद्दाख और बीजिंग के दरमियान में जो कुछ सूरत हाल हो रही है, उसमें जो सिग्नलिंग हो रही है, उसके अंदर जो सूरत हाल है वो काफ़ी ख़तरनाक है। और तीसरी जो बात है वो उसमें एक शैला भट्ट हैं, वो उन्होंने लिखा है कि क्या सूरत है, क्यों हमारे दरमियान में अमन नहीं हो सकता है।
तो उन्होंने कहा कि बेसिकली ये है कि वो बैलेंस टूट गया है, कि जो इंडिया के बारे में ये तस्वुर था कि वो एक नॉन अलाइन मूवमेंट का मेंबर है, वो अब नहीं रहा, वो बिल्कुल अमेरिका की बग्गी में जाके बैठ गया है। इसी वजह से रूस ने भी उससे हाथ खींचा है और चीन ने भी उसके दबाव डाला। चीन के साथ में ये धोखा कर रहा था कि वो एक तरफ वो जो सिंकियांग से तिब्बत जो रोड जाती थी, यानी उस पार जहाँ पर ये कब्ज़ा हुआ गलवान वैदी के उस यानी 10 किलोमीटर के फासले पर, गलवान वैदी के 10 किलोमीटर, अब तो ये 135 किलोमीटर अंदर आ गए हैं ना गलवान वादी के अंदर। तो ये मैं ये जिक्र कर रहा हूँ कि फासला 135 किलोमीटर, यहाँ कोई रहता नहीं है। अगर कभी किसी वक्त लद्दाख की हम अगर किसी इस इलाके गलवान वैदी की कभी हमें तारीख बतानी हुई तो हमारे पास पूरी तारीख इनके पास इसके लिए मौजूद है। लेकिन गलवान वैली का जो पूरा इलाका है और जो उनकी वो उसमें सारे को अबूर करके 135 किलोमीटर अंदर आ गए हैं। और उन्होंने जो शयूक जो उनका दरिया है जहाँ से कि सियाचिन को पर रास्ता जाता है और जहाँ पर ये अपने खाना डंप करते हैं, और क्योंकि सर्दियाँ जब आती हैं तो उससे पहले जाकर वहाँ डंप कर दिया जाता है उस खाने को। उस रास्ते को उन्होंने ब्लॉक करने की कोशिश की है, वहाँ छोटी चोटियों में जाके ये लोग बैठ गए हैं। तो ये एक काम उन्होंने इसलिए किया कि चीन एक वक्त में 2 काम करना चाहता था। एक तो ये कराकोरम हाईवे जिसमें कि हमारा सीपैक गुजर रहा है उसको तबाह करना चाहता था, और एक सिंकियांग तिब्बत हाईवे है उसको तबाह करना चाहता था। और बड़ी चालाकी से कभी उसको सड़क को रोक लेता था और कभी उस सड़क को बनाने लग जाता था। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चालाकी से कर रहा था। और जब इसने 5 मई 2019 को ये ऐलान किया कि साहब हम लद्दाख का जो वो हिस्सा जिसको जो पाकिस्तान ने इनको दिया है वो भी हमारा हिस्सा है, तो इसके बाद में चीन को होश आया। फिर उसके बाद में ये मूवमेंट शुरू हुई। और कल हमने ये ऐलान कर दिया था कि हमने जो हमारा जो इलाका है गिलगित बल्तिस्तान का, स्कर्दू का जो हमारा बेस है, हमने कोई चीनी वहाँ नहीं रहता। कोई चीनी हमारा जो है, कोई चीनी किसी मुल्क को इजाज़त नहीं है कि हमारे जो है गवादर के अंदर रह सके, इस लिहाज से कि हम ख़ुद इतने ताकतवर लोग हैं कि हम अपना मुकाबला कर सकें, हम अपना सूरत हाल को कर सकें। तो अब इसके बाद में हम समझते हैं कि ये बात क्लियर हो गई है कि जो उसने बैलेंस तोड़ दिया है वो अब अमेरिका की बग्गी में सवार हो गया है। इज़ नो मोर ए नॉन पार्शल मैन। वो एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो हिस्सा था वो उसकी हैसियत ख़त्म हो गई है। वो एक अमेरिका का पिट्ठू बन गया है, वो अमेरिका का पपेट बन गया है। तो अब इसके बाद में एक नई अलायंस बनने जा रहा है, रशिया, पाकिस्तान और चाइना, ईरान सब मिलकर एक ग्रुप, टर्की भी इसमें शामिल हो जाएगा। और उसकी जो हमारे जो बुजुर्गान दीन की जो हमारी जो पेशन गोइयाँ हैं, वो यानी नेमतुल्लाह शाह वली की जो पेशन गोई है, इसमें उन्होंने कहा कि हम जो है इंडिया के बहुत से इलाकों पे कब्ज़ा कर लेंगे। पाकिस्तान तो मुसलमान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, पाकिस्तान का लफ्ज़ नहीं उस वक्त हमारे वजूद में नहीं था, तो उन्होंने मुसलमानों का कहा कि मुसलमान वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो अब इसके बाद में हम ये बात को ये इब्तदाइये को हम ये रोकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास में इलियास मेमन साहब मौजूद हैं। हम अब लोकल इशू पे आते हैं। लोकल इशू पे ये आते हैं कि हम ये समझते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है इसने बुलंद बांग दावे किए थे और ये कहा था कि हम आकर मैंने मुल्क के हालात को बदल देंगे। कोई वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। इन्होंने ये कहा था कि हम करप्शन का खात्मा कर देंगे, पूरा नहीं हुआ। इन्होंने ये कहा था कि हम तब्दीली का बड़ा नारा लेके आए थे कि हम तमाम निज़ाम रियासत मदीना बनाएंगे, वो नहीं बना सके। उल्टा ये वहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर एक मंदिर बना रहे हैं जो अभी फ़िलहाल रोक दिया गया अंडर प्रेशर। लेकिन ये है कि हम कैसे, यानी अब अगर ये वहाँ मंदिर इस्लामाबाद में एक मौजूद है उसकी मरम्मत करा के उनको दे दो, उसमें क्या मसला है? आप नया क्यों बना के दे रहे हैं? फिर दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा था कि साहब हम सदर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाएंगे, वो नहीं बनाई। आपने कहा था कि वज़ीर आज़म मैंने जो वज़ीर आज़म का जो ऑफिस है उसको यूनिवर्सिटी बनाएंगे, नहीं बनाई। आपने कहा था कि हर वक्त में यू टर्न लेते गए। अब जो बड़ा मसला है, जो मैं जिन्हें सारे इस तमाम गुफ्तगू के बाद में जो बात कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने हमें कराची को हमारे तबाह बर्बाद कर डाला है। 2 तरफ़ा हमारे पे हमला हुआ है कराची के ऊपर। हमारे पर एक हमला तो हुआ है मरकज़ से हुआ है। अच्छा जी, हर चीज़ पहली तरह दवाएँ महंगी, हाँ आपकी जो है बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, आटा महंगा, हर चीज़ महंगाई की तरफ चली गई है। और हमारे साथ में ये है कि लोड शेडिंग भी हो रही है। हमारे आदमी को जो है जहनी मरीज़ कर डाला इन लोगों ने। फिर जो जुल्म जो हुआ वो ये हुआ कि लॉकडाउन आपने कर दिया। लॉकडाउन कर दिया जो हमारे बड़े बड़े सेंटर थे, मिसाल के तौर पर आप तारिक रोड को दे लें, जिनके सदर यहाँ हम पर मौजूद हैं तारिक रोड के, वो हर सेंटर के अंदर मैं ख़ुद गया हूँ, हाशा कल्ला मैं आपसे कहता हूँ कि मैं ख़ुद गया हूँ इनके सेंटरों में। तो मुझे जाहिर है कि मैंने कोई अपनी पहचान तो नहीं कराई ना, एक आम आदमी की तरह से गया
तो उन्होंने मुझे बाकायदा मेरा टेम्परेचर चेक किया है, तो मुझे अंदर जाने दिया। तो जब ये इतना ज़्यादा एहतियात बरत रहे थे तो लॉकडाउन की क्या ज़रूरत थी? आप स्मार्ट लॉकडाउन भी कहते हो और उनकी दुकानें भी बंद कर देते हो, ये जुल्म है। इसके बाद में इलियास मेमन साहब अफसर साहब आपसे सवाल है जी। मैं कहूँगा तो लॉकडाउन का स्मार्ट लॉकडाउन नहीं था, सटर लॉकडाउन था। नहीं, आप यूँ कहें कि माशी तबाही का लॉकडाउन, माशी तबाही भी लॉकडाउन था और सटर लॉकडाउन, दोनों बातें ही हैं। जैसे हमारी ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 बिल्कुल एक ही दीवार लगी हुई, एक चीज़ लगी हुई, सेम, कोई फ़र्क नहीं है। वहाँ कोरोना था, यहाँ कोरोना नहीं था। तो इतनी बड़ी जहालत, इतनी बड़ी, ये जो आपने जो है अपने नासिर शाह खुद तो यहाँ रहते नहीं है, ये तो अंदरूनी नहीं साहब, यहाँ पैसे कमाने आते हैं, बस पैसे कमाने आते हैं। और ये बल्दिया के मिनिस्टर हैं, इनको खुद को सोचते हमारी यूसी कौन सी है, कहाँ लगती है, किधर लगती है, इनको पता ही नहीं है, इनको किसी चीज़ को मालूम नहीं है। इलियास मेमन साहब, ये वक्त आ गया है कि अब हम इनका एहतसाब करें। बिल्कुल करना चाहिए। अभी ये बहुत ज़्यादा हो गया है। इन्होंने देखिए ना कितने बड़े बड़े जुल्म किए हैं कि हमारा जो भोपाली साहब थे वो उनको इन्होंने मारवा दिया। सही बात। जो कोई भी कराची से आवाज़ उठाते हैं उनको ये लोग मरवा देते हैं। तो भाई अब जो है आपके बहुत से लोग यहाँ पर आ गए हैं, तो अब हिसाब किताब बैलेंस हो गया। अब ये नहीं हो सकता कि अगर कराची में कोई वाक़या हो तो अब वहाँ पर इंजीनियर सिंध में आप लोगों को मारना शुरू कर दें। जी आप फरमाएं, आपकी बात मैं आपको नहीं रोकूंगा। आप नहीं, मैं कह रहा हूँ कम से कम इनको सोचना चाहिए। कराची वालों को तो यहाँ है ही नहीं, हुकूमत तो सिंध की हुकूमत यहाँ किसी हुकूमत कर रही है। यहाँ कराची वालों को तो पता ही नहीं किसे क्या हो रहा है क्या। और पीटी वाले तो फोकट में जीत गए, इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। नहीं, जिता दिया गया ना वो फोकट में। एक ही बात है, जो जीते फोकट में जीत। हमारे पास आप देखिए इलियास भाई, आपको एक बहुत बड़ी खबर देते हैं हम आपको। सच टीवी के पास एक ऐसा क्लिप है जो इस बात की गवाही देता है। हम चलाते नहीं हैं ताकि हम डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहते हुकूमत को। एक क्लिप है कि जो इनके एक अहदेदार ने हमारे रिपोर्टर को ये कहा एक दिन पहले, इलेक्शन के पहले, कि हम ये इलेक्शन की आपको सीटें बताएं कौन सी जीतेंगे हम। वो सारी सीटें बता दी जो जीते। तो इसका मतलब ये था कि इलेक्शन तो इंजीनियर था ना। बिल्कुल 100%। ये तो मालूम ही था। इन्होंने तीन दिन तक अपने आप को रोक के रखा। इन्होंने कंप्यूटर खराब है, फलाना खराब है, ये खराब है, इसके बाद वो दे दिया, फैसला दे दिया। जहाँ शाह फैसल कॉलोनी जिनका हल्का वहाँ से उनको हरा दिया, हर जगह से हरा दिया। तो मतलब कह रहे 10-12 सीटें तो इनकी ऐसे ही ले ली, पॉकेट में सीटें ले ली। कुछ नहीं है यहाँ पे इनका, पीटीआई का कुछ भी नहीं है। एक तो हमला, मैंने ये कहा, एक हमला वो कर रहे हैं, एक हमला ये कर रहे हैं। बिल्कुल सिर्फ कराची में नहीं, पीटीआई का पूरे पंजाब में भी कुछ भी नहीं है। वो तो वहाँ पर तो यानी इस कदर जहन इस तरह बुरा हुआ है जैसे लब्बैक के वाले मामले में पैसे बटे थे ना, ऐसे ही पंजाब में पैसे बटे। इलेक्शन वहाँ नून लीग ने हराया है इनको। वो तो अब इससे बहस नहीं, अभी तो हमें अभी आ जाए कराची पर पंजाब की। देखो मेहरबानी करके पंजाब का जिक्र इस वक्त नहीं छेड़े, इस वक्त हमें इलियास मेमन से बात करनी है। इनको हम बार बार टोक रहे हैं लेकिन हम क्या करें। मैं कह रहा हूँ कम से कम इनको सोचना चाहिए। गवर्नर साहब वाले, कराची के रहने वाले, बोलते मेरी हैसियत ही नहीं है, मैं 18वीं तक में कह नहीं सकता। इनसे कई मीटिंगें कैसी, ये कुछ भी मैंने कहा है तो यहाँ के रहने वाले, यहाँ की बैठ के बात तो करे, लेकिन नहीं कर पाते। इतनी महंगाई कर बिजली को। भाई फिर आप मुझे कहेंगे मैं टोक रहा हूँ। बात यह है कि एक आदमी, नाहल आदमी से आप क्या रखते। मैं आपको एक बात बताऊँ, जब मैं वजीर बना तो मेरे पास, मुझे मालूम था कि मेरे पास, मैं 18 ग्रेड के अफसर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता हूँ। सही बात है। यानी वजीर, मेरे पास इख्तियारात हैं, सही बात है, लेकिन मुझे वजीर आला के पास जाना पड़ेगा। वजीर आला बेईमान था। सही बात। वो पैसे लेता था। मैंने क्या किया, उसको पर्सनल नॉन ग्रेटा करार दे दिया कि मैं इसको, मेरे डिपार्टमेंट में ये, मैं लेबर का मिनिस्टर था, लेबर का मुशीर था मिनिस्टर के ओहदे पर। मैंने कहा पर्सनल नॉन ग्रेटा। अब ये किसी को ये बात, उसको पता, ये उसको ये पता था ये बेचारा पतला दुबला सा आदमी, इसको क्या पता होगा भाई। तो मैंने उसको निकाल दिया। अब वो मेरे दरवाजे पर, जो बाद में चीफ सेक्रेटरी बन के बैठा, मेरे जहाँ थल्ले पे जाके गाड़ी, मैं डिफेंस में मेरा जो घर है वहाँ पर मेरे थल्ले पे, मैं जहाँ ड्राइवर बैठे रात के 11 बजे वहाँ बैठा हुआ था वो 18 ग्रेड का लेबर डायरेक्टर के साहब मुझे माफ़ी दे दो, क्योंकि मैं वज़ीर आला की भी नहीं सुन रहा था। जाओ, मैंने निकाल दिया, मैंने पर्सनल नॉन ग्रेटा करार दे दिया अपने महकमे से। अब बात कर लीजिए। तो ये गवर्नर साहब को अगर ताकत हो, मैं ये बात इसलिए मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह जानता है, ये सिर्फ आपको मिसाल के तौर पर दे रहा हूँ कि अगर आप गवर्नर साहब हैं तो आप अपने इख्तियारात को कहीं से ढूंढें, किसी अक्लमंद से पूछें कि कैसे इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं। वफाक का तो गवर्नर है ना, लेकिन काम तो कर सकता है ना। इख्तियारात कुछ ना कुछ KLT के नाम 200 तो आपको ढूंढना पड़ेगा ना किसी से। हम तो कहते हैं इनके मुंह पे कहता हूँ, मैं इनके मुंह पे बोलता हूँ, मैं तो सब मेरे वज़ीर आला को मुंह पे बोलता हूँ, मेरे नासिर अली शाह के मुंह पे बोल, एक मैंने कुछ बोल दिया तो मेरी खिलाफ। अरे मैंने कहा मैंने बोला ये वाली बात, मैं तो आपके डंके से मैंने बोला ये, मैंने उसको बोला, आपने नासिर साहब को मैंने ये बात बोली है, बोलो आप क्या करोगे आप। तो मेरे भाई
आपस में जब तक इत्तेफाक नहीं होगा, जब तक बैठ के बात नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। नहीं, अगर हमारे पास जुल्म कराची होगा, की इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी, रोडों की देखो, सड़कों की देखो, नालों की देखो, लावारिस कराची वालों को लावारिस छोड़ दिया है। सारा पंजाब का एंकर ये कह रहा है कि कराची यतीम है। बिल्कुल 100% है, 100% है, इसमें तो शक तो वाली ये बात ही नहीं दुनिया है। हर आदमी महसूस कर रहा है कि ये हमें जिस तरह से ये लोग जो हैं अंदर सुन के वडेरे जो है हमें तबाह बर्बाद कर रहे हैं। बार लॉकडाउन लगाया, पूरे कराची में लगा, 1 रुपये अरबों रुपए का नुकसान हो गया, 1 रुपये का फायदा नहीं हुआ इनको। 1 रुपये का मसला, कोरोना है, मैं मानता हूँ कोरोना है, मैं इस चीज़ का बिल्कुल इनकार नहीं करता। हमारे खानदान में 10-15 आदमी जो कोरोना में गए, मेरे ससुर भी गए, तो मैं इस चीज़ का बिल्कुल मना नहीं कर रहा। मेरा कहने का मतलब है जहाँ कोरोना है वहाँ लॉकडाउन करें, हम आपका साथ देने को तैयार है। जब चादी बिरादी एक दुकान को सामने की पट्टी बंद है, इधर की पट्टी खुली हुई, भाई सारी खुलवा दें, हम आपका साथ देने को तैयार, SOP का भरपूर तैयार करने को तैयार है। लेकिन इनको पता ही नहीं है। कराची कमिश्नर फोन नहीं उठाते, नासिर साहब फोन नहीं उठाते, सईद गनी साहब फोन नहीं उठाते, वजीर आला साहब तो नहीं उठाते, अभी उठाएंगे, ये फोन नहीं उठाते करते हैं इसको, ऐसे ये फोन नहीं, ये फोन कर डिप्टी कमिश्नर हमारे ईस्ट का मोहम्मद अली सिद्दीकी साहब, वो फोन नहीं उठाते। इसको मैं 10 दफा फोन कर, मैंने हमें बताया, इनको मैसेज करें, शोएब सिद्दीकी साहब ने उनको फोन करा कि कम से इनका फोन तो उठाओ यार। तो इस तरह की बातें हैं, ये अपने आप को शरीफ आदमी, मैं कहता हूं इस जैसा आदमी नहीं था, इस जैसा शोएब सिद्दीकी जैसा आदमी था ही नहीं। लोग अभी भी लोग याद करते हैं, यकीन आधी रात को भी वो फोन करते, मेमन साहब बोले क्या काम है। भाई वो वजह क्या थी? ईमानदार आदमी था, और उसको हटाया भी ईमानदारी को हटाया भी इसलिए गया, हटता थोड़ी को है, हमें मालूम है क्यों हटाया, किस लिए हटाया गया, मुझे सब कुछ पता है। लेकिन अल्लाह ताला रहम करे, जब तक ये आपस में नहीं सुधरेंगे, इनको देखना जी। सिराज कासम तेली, अच्छा जी, आप यूँ कह लीजिए, सिराज तेली साहब ने तो ये बात कह दी है कि हमें अलग सूबा बना दें, फेडरली एडमिनिस्ट्रेट कर लें, जैसे लियाकत अली खान ने किया था। लियाकत अली खान साहब ने ये कहा था कि जब पाकिस्तान इंडिया बने तो बहुत सारे मुस्लिम लीगी गुजरात से आ गए, लखनऊ से आ गए, सारे मुस्लिम लीगी अहदेदारान थे, कोई सिंध के अंदर उनको ओहदा देने को तैयार नहीं था। तो इस पर उन्होंने ये कहा, लियाकत अली खान ने ये किया कि एक शहरी मुस्लिम लीग बनाई और उसको अपने साथ अटैच कर लिया। इसी तरह से मरकज़ को ये चाहिए कि इस मसले को हल करने के लिए, इस फसाद को ख़त्म करने के लिए कराची को एक अलग से यूनिट बना दें और अपने साथ अटैच कर लें, बस दैट्स इट, द आंसर इज गुड। बिल्कुल सही, यही बात उसने सिराज तेली ने कहा है। कराची खुद अपने पैरों में खड़ा हो जाए, कराची किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, नहीं इन वडेरों की जरूरत नहीं है कि या लूट मार के हमारे लेके चले जाते हैं, किसी की जरूरत ही नहीं है। कराची खुद अपने दो काम करते हैं, जमीनें कब्जा करते हैं, अयाशियां करते हैं और मार लूट के ले जाते हैं। हाई इनको परवाह नहीं, एक पर्सन की कराची वालों को परवाह नहीं है। आदमी बस अल्लाह ताला रहम करे, इनको समझ आए, इनको समझ में आना चाहिए। आर्मी चीफ को इनको एक्शन लेना चाहिए। भाई आर्मी चीफ तो देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट को भी, सुप्रीम कोर्ट से हम दरख्वास्त करेंगे इंतहाई अदब के साथ में कि आप मेहरबानी करके इस मसले का, आपने सवाल भी पूछा है कि कराची के मसले का क्या हाल है, हम यही कह रहे हैं कि आप मेहरबानी करके आप सूबा न बनाएं, ताकि ये इनकी डिवीजन बना दें, आप इसको एक वो बनाकर इसको अटैच कर लें, वरना ये फसाद है, ये आतिश फिशा का है मामला है, ये लावा है, फटेगा तो बहुत नुकसान करेगा। कराची की मार्केटों से कितने लोगों का रोजगार वाबस्ता है? देखिए तारिक रोड पे 120 दुकानें जो हमारी बंद हो गई हैं इस लॉकडाउन के अंदर। 120 दुकानें बंद हैं। मेरे मॉल के अंदर 25 दुकानें बंद हैं। 120 दुकान जो किराएदार बैठे छोटे ताजिर थे जी, जो 40 लाख 50 लाख की मूड़ी वाले वो तो ख़त्म, तबाह बर्बाद हो गए। इसी तरह सदर में भी 100-150 दुकानें, हैदरी में भी तमाम मुझे उसका 100-150 अरबों रुपए का नुकसान। इसमें 15 दिन में लॉकडाउन में अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। लोग आदमी कितने थे आपके? किसी आदमी पूरे तकरीबन समझ 40 से 50 लाख आदमी का नुकसान हुआ इसमें। अच्छा 40, अच्छा मुतासिर जो हुए हैं वो कितने हुए हैं? ये तो आपके मुलाजमीन थे। मुतासिर तो काफ़ी, सब दुकानदार मुतासिर तो सभी, हम भी मुतासिर हुए, सारे मुतासिर हुए। परेशान तो सारे हुए ना, इसमें एक आदमी जिन्हें किसी को कह नहीं सकते, हर आदमी परेशान है। एक आदमी भी नहीं कहते। इन्होंने कहा था कि हम अब लोन देंगे, फ्री लोन देंगे, बैंक से देंगे, यू टर्न घुमा लिया। हमने इनसे कहा भले आप लॉकडाउन करें, कम से कम हमें बैंक से बगैर सूद के हमें लोन दिलवाएं, हम गारंटी लेंगे, सब कुछ लेंगे। इन्होंने कोई बात ही नहीं करी, यू टर्न घुमा दिया। किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख, जो छोटे दुकान ताजिर परेशान है उनको पैसे दे जाए। लेकिन 1 रुपये की ना सिंध गवर्नमेंट ने मदद करी,
न वफाक गवर्नमेंट ने मदद करी। ये खामो खाम के बड़े बड़े दावे करते रहे, 1 रुपये का टके हम ये करेंगे, वो कुछ भी नहीं करा, कुछ भी। वो अभी भी कुछ नहीं कर रहे, अभी भी कुछ नहीं कर रहे। इनको सोचना चाहिए, समझ जाकर नहीं समझेंगे कि लावा पकता जा रहा है और खराब बात है। मैंने सही लफ्ज इस्तेमाल किया, ये फटेगा लावा। हाँ बिल्कुल 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 सही बात है, बिल्कुल सही बात है, कोई नहीं रह सकेगा यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल सही, लावा पकते जा रहा हो। ताजिर बरादरी बहुत ज्यादा परेशान है, पूरी कराची में, हैदराबाद में, हर जगह। अब आप देखिए, अगर आप ताजिर बरादरी की तो आप बिजनेस की बात कर लें, अब के इलेक्ट्रिक की बात कर लेते हैं। कौन कराची का कौन आदमी जो मुतासिर नहीं है, बशमूल हमारे के इलेक्ट्रिक का घोड़ा लाल घोड़े को लगाम दी जाए, लाल घोड़े को लगाम जब तक नहीं दें के इलेक्ट्रिक के 2 रुपये 85 रुपये हफीज शेख ने पैसे बढ़ा दिए। ये जो 4 दफा मिनिस्टर रह चुका है, इसकी खुद की इनसे पूरे 4 दफा मिनिस्ट्री में आपने क्या करा है? 4 हुकूमत रहे, इनसे मालूमात करे ना, इनसे किसी से कोई भी मालूमात करे ना। वो हमारा शहरी है। शहरी क्या, शहरी वेरी क्या है? ये ब्यूरोक्रेट है, अमेरिका में रहता है। ये ब्यूरोक्रेट है, ब्यूरोक्रेट आज है, दूसरी जगह चले जाएगा। ये क्या, स्टेट बैंक के जो बाखर साहब, वो क्या सब भाग जाएंगे यहाँ से, ये भाग जाएंगे। कुरान में कहा कि इनको गिरफ्तार करो, इंशाल्लाह ये भाग जाएंगे। आप देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, इनको दिल में दर्द नहीं है। 2 रुपये 85 पैसे नहीं है, ये 6 रुपये बढ़ेंगे। टैक्स लगा के आप खुद 6 रुपये बढ़ जाएंगे। आप दूसरे कानून देके सुप्रीम कोर्ट के इलेक्ट्रिक पर नोटिस क्यों नहीं दे रही? क्या वजह है? ऐसी क्या कमजोरी है? मैं चीफ जस्टिस से बात कर रहा हूँ, मैं आर्मी साहब से बात, क्यों नोटिस लेना? चीफ ऑफ आर्मी साहब से बात कर रहे हैं, आर्मी साहब से, चीफ आर्मी साहब से बात, चीफ जस्टिस से भी बात कर रहा हूँ। बेलगाम घोड़ा, इस पर नोटिस क्यों नहीं ले जा रहा था? हर 3 आप ये बताएं कि लॉकडाउन करा हुआ है, जो आदमी 80 गज के मकान में रह रहा है, उसको अगर तो कोरोना फैला हुआ है, लालू खेल, नाजमाबाद, वो तो वैसे मगर उससे बिजली से मर जाएगा, वो बिजली से मर जाएगा। वो भाई हमारे बड़े घर थोड़ी है, हमारी कितनी परेशानी है। आप बताइए, लालू खेल में मैं कल किसी काम से गया हुआ था, लाइटें गई थी 2 घंटे, सब बेचारे बाहर बैठे होते, कोई कोरोना का मरीज भी बैठे होते। मैंने कैसा कोरोना है ये? लॉकडाउन तो करा हुआ है, लेकिन भाई बिजली को तो बहाल करो। 3-4 जगह लोड शेडिंग हुई है, 7 बजे बाजार बंद हो रहा है। आपको मैं बताऊं, आपको एक साहब हैं आजकल मुर्शीद बने हुए हैं, मोहतरम, मेरे हम उम्र हैं, हमारे हैदराबाद के रहने वाले हैं। तब मैंने स्टेट बैंक के गवर्नर रहे हैं, वो मैंने उनको स्टेट बैंक के गवर्नर की हैसियत से, अपने पुराने ताल्लुक़ की वजह से, हैदराबाद सिंध से, वो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे, मैं नूमद हाई स्कूल में पढ़ता था, एक क्लास में। तो मैंने उनसे जब बुला के कहा कि भाई आप उनसे, स्टेट बैंक के गवर्नर थे उस वक्त वो, अभी उनके मुशीर बने हुए हैं। वो उनसे मैंने कहा तो उन्होंने कहा, साहब ये 2 हमारे पास वाइट एलिफेंट हैं, एक कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई, उस ज़माने में KSC नाम था, सही बात, अब KE हो गया। फिर एक हमारे पास वापडा, इनको अगर हम वो कर दें, प्राइवेटाइज कर दें, तो फिर ये मसला हल हो जाएगा। तो मैंने कहा जब प्राइवेटाइज हो जाएगा तो फिर लोग बाग, उन्होंने ये रीज़न दिया कि साहब वो आएंगे तो पैसे कमाएंगे, तो फिर वो यहाँ पर अब नया अरबों रुपये का तामा चोरी करके ले गए। ये वाले मेरे अभी बात करते हैं। उन्होंने ये, पहले तो उनकी बात सुन लें। मैंने जो इनको, क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक में नौकरी करके आए हैं ये लोग, वहाँ इनको पता ही नहीं है पाकिस्तान के बारे में। तो अब इसके बाद में मैंने कहा कि क्या होगा, कह रहे साहब ये नया जनरेशन पावर प्लांट लगाएंगे, फलाना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो अब वो कुछ भी नहीं लगाया। अरबों का तामा, जैसे आपने कहा, अरबों का तामा बेच के, और वो बड़ी तरीके से निकाला है इन्होंने। और इसके बाद में अब जो है लूट, एक नहीं 4 कंपनियां बेच के पाकिस्तान से लूट के चली गई हैं। और अभी तक मैं हैरान होता हूं कि कोई आदमी इसका वाली इसको रोकने वाला इस कंपनी को, इस KSC को है नहीं। कंपनी भी, कागजात में कंपनी का नाम भी सही तरह नहीं आ रहा है। आप देखे जाए, बैकग्राउंड देखा जाए। मेरे साहब इसमें मजीद बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन, मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं।